नमस्कार, मैं पंडित सतीश शर्मा जयपुर से इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसके बेल बटन को दबाएं जिससे कि वीडियो आप तक सीधा पहुंच जाए और अगले समाचार की इंतज़ार में भी रहें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कारण कि इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी में पढ़ाते समय ये सवाल आते हैं अपने विद्यार्थियों को जब हम कोर्सेज की तैयारी कराते हैं, और वो लोग जो हमसे सलाह लेने आते हैं उनमें भी एक बहुत बड़ा ये भ्रम व्याप्त रहता है कि साहब जब मकान बनाने जा रहे हैं तो पूरे प्लॉट पर वास्तु लागू करें या किसी प्लॉट में जो बना हुआ हिस्सा है या बनाने वाला जो हिस्सा है, बनाया जाने वाला हिस्सा है, उस पर वास्तु के नियम लगाए जाएं। हम जो कि पढ़ाते हैं, हमको शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए और अपने नॉलेज को अपडेट भी करते रहना चाहिए। इस भ्रम के निवारण के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक मकान की या इंडस्ट्री की जब आप वास्तु प्लानिंग करते हैं तो उसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाए। पहले हमारे पास वो जन्म पत्रिका लेके आता है। अगर हमें लगता है कि भवन निर्माण संबंधी कोई गतिविधि अगर शुरू करें तो उसकी उचित अंतर्दशा आई है या नहीं आई है, चतुर्थ भाव के स्वामी या चतुर्थ भाव के कारक की दशा, महादशा या अंतर्दशा हो तो निश्चित एक समय आ गया है। अगर समय नहीं आया हो, उसके बाद भी अगर वो ऐसी गतिविधि करते हैं तो उसमें नुकसान होने की संभावनाएं रहती हैं। दशाएं जब हों और अनुकूल हों तो निर्माण कार्य भी समय पर पूरा हो जाता है, धन की व्यवस्था भी हो जाती है और अनिष्ट भी नहीं आते। तो शुरुआत वहाँ से हुई जब वो जन्मपत्रिका लेके आता है और उसके बाद अनुरोध करता है कि अगर मकान बनाने के योग हैं, फैक्ट्री बनाने के योग हैं, तो गुरुजी हमको चल के कोई भूमि सेलेक्ट करा दीजिए। मैं आमतौर से प्रैक्टिस के दौरान ये कहा करता हूँ कि पहले आप 5-7 प्लॉट, खाली प्लॉट जिनको आप खरीदना चाहते हैं, उनको देख लीजिए। जब आप शुरुआती मेहनत कर देंगे तो मैं एक दिन चल के और उन सब को देख के आपको ये निर्णय दे दूंगा कि ये सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद इसका नंबर है, उसके बाद इस प्लॉट का नंबर है, उसके बाद ये इसका प्लॉट नंबर है। जो नैसर्गिक रूप से नेचुरली जो अच्छे श्रेष्ठ हैं उनको हम प्रधानता देते हैं। बाकी हम किसी भी प्लॉट में करेक्शंस तो करा ही सकते हैं। मान लो किसी ने 500 गज जमीन ली तो 10-5 गज अगर उसको सेक्रीफाइस भी करना पड़े, त्यागने भी पड़े, और वो तैयार हो जाता है तो हम उसको ओके कर सकते हैं। शास्त्रों में तो आपके गण शहर से भी मिलने चाहिए। शहर की राशि, मोहल्ले की राशि, दिशा की राशि, आप किस दिशा में बनाएंगे, आपकी जन्मपत्रिका क्या इशारा कर रही है, ये सब आमतौर से विधियां हैं। परंतु आजकल हम देख रहे हैं कि इतने ऑप्शंस नहीं हैं कि उसको मनमाना प्लॉट मिल सके। या तो सरकार द्वारा प्रायोजित किसी इंडस्ट्रियल एरिया में उसको प्लॉट मिलेगा, या हाउसिंग बोर्ड या किसी सोसाइटी के द्वारा अलॉटेड जगह पर प्लॉट मिलेगा, तो उसमें सिलेक्शन की संभावनाएं कम हो जाती हैं। लिहाजा हमें जो प्लॉट बताया जाता है उस पर ही हमको वास्तु प्लानिंग करनी होती है। हम उसके लिए भी तैयार हैं कि अगर उसको वह सब नहीं मिला जो कि शास्त्रों में लिखा है कि ये होना चाहिए, तो जो गिवन प्लॉट है उसी में जितना अधिक वास्तु के नियम हम डाल सकते हैं, डाल देंगे। तो अब हम मुख्य सवाल पर आते हैं कि ये सब एक्सरसाइज मान लो हो चुकी हैं और प्लॉट हमको मिल गया है। वो अधकचरे वास्तुशास्त्री या जिनका ज्ञान पूरा नहीं होता या जिन्होंने गुरु से दीक्षा नहीं ली होती है, उनकी सलाहों में यह देखने में आता है कि मान लो 500 गज के प्लॉट में 200 गज में ही बनाना है, तो वो 200 गज में ही
वास्तु के नियमों को लागू करते हैं, जो कि गलत है। वास्तु पुरुष सर्वव्याप्त हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं, देवता हैं, भूखंड के कण कण में व्याप्त हैं। जब उस पर वास्तु पुरुष के चित्र हम सुपर इम्पोज करते हैं प्लॉट पे, तो जो भी वास्तु की पद्धति का हम इस्तेमाल करें, ज़्यादातर मकानों में 81 पद की वास्तु, जिसको परम शायिक कहते हैं, तो वो 81 पदों में ही वास्तु पुरुष व्याप्त है, प्लॉट अगर स्क्वायर है तो मेरा ये कहना है कि जब सारे ही भूखंड में वास्तु पुरुष व्याप्त हैं और किसी वास्तु शास्त्री ने, किसी अनाड़ी ने अगर 200 गज में ही उस वास्तु पुरुष को सीमित कर दिया तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। दूसरा, वो ईश्वर की तरह ही एक महत आत्मा है और क्षुद्र अंश के रूप में जैसे मानव शरीरों में उपस्थित हैं, इसी तरह से वास्तु पुरुष एक ईश्वर हैं, देवता हैं, और एक भूखंड में जैसे शरीर में आत्मा होती है, ऐसे भूखंड की आत्मा के रूप में वास्तु पुरुष उसमें आपके खरीदे हुए या किराए पर ली हुई जगह के अनुरूप ही अपना आकार धारण कर लेते हैं। आपको उसी के फल मिलते हैं जिसका आपने पैसा दिया हो। दूसरा, अब वो एक शरीर में दो आत्माएं नहीं हो सकते। वास्तु पुरुष भी एक प्लॉट में दो नहीं हो सकते। आप अपने खरीदे हुए प्लॉट से 1 फुट बाहर भी जाएंगे तो दूसरे के वास्तु पुरुष मिलेंगे उसमें। इसका अर्थ यह हुआ कि आपके खरीदे हुए पूरे प्लॉट में वास्तु पुरुष आत्मा रूप में उपस्थित हैं और उनमें से कुछ पदों में आपने निर्माण प्रस्तावित किया है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने जो ईशान कोण के देवता हैं वो अपने आप शिफ्ट होकर उस भूखंड में चले जाएं, उस निर्माण क्षेत्र में चले जाएं जो आपने बनाया है। अब हर देवता का चरित्र अलग है, उनके परिणाम अलग हैं। कोई एक देवता वास्तु चक्र के अंदर का देवता अगर दूसरे देवता के क्षेत्र में जाकर बैठ जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा, ऐसा हो भी नहीं सकता। मेरा ही कहना है कि वास्तु चक्र के देवता अपने आप जगह नहीं बदलते, उनका स्थान निर्धारित होता है और इसलिए ये हो सकता है कि 81 पदों में से कुछ पदों में ही निर्माण हो और बाकी पद खाली रह जाएं, पर वो देवता अपनी जगह नहीं बदलते और जिस देवता पर आपके निर्माण है वो अपनी प्रकृति के अनुरूप फल देंगे और जिस देवता पर निर्माण नहीं है वो देवता अपनी प्रकृति के अनुरूप फल देंगे। तो आप इस भ्रांत धारणा के शिकार नहीं हो कि एक दिए हुए भूखंड में अगर कोई निर्माण किया जाए तो केवल उस निर्माण क्षेत्र में ही वास्तु पुरुष होते हैं और बाकी क्षेत्र में नहीं होते। यह गलत है। एक वास्तु पुरुष समस्त कंप्लीट पूरे भूखंड में व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं और वो उसमें जो स्थित देवता हैं किसी केवल निर्माण क्षेत्र में सिमट कर एकत्रित नहीं हो सकते, बल्कि निर्माण क्षेत्र के देवता जो हैं वही उस निर्माण का परिणाम देंगे। जो देवता बाहर रह गए हैं वास्तु चक्र के वो अपने हिसाब से परिणाम देंगे। नमस्कार।